मौसम खराब है बाहर में, आपके उधर कैसा है पता नहीं, यस है सर, ना? मॉर्निंग काफ़ी बारिश हुई। रेनी डे है। यस हाँ? बारिश हो हाँ, बारिश हो रही है, अच्छा है ना? तो अभी अगर आपको फिजिकल क्लास करते तो आधे बच्चे तो वैसे ही नहीं आते, है ना? बोलते हैं भाई मौसम खराब है, हम नहीं आ सकते। है ना? यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, घर में बैठो आराम से क्लास करो, है ना? ये ठीक है। हर चीज के कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होते हैं। कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है ना? तो चलो आज जो आपको पढ़ना है, पोस्टर से आपको समझ में आ गया होगा, है ना? उसमें यूरेका यूरेका लिखा हुआ था, तो ये स्टोरी आप जानते हो, सर है ना? आर्किमिडीज़ कि भाई दिस ऑल आर्किमिडीज रिलेटेड टू द आर्किमिडीज से, राइट? कि उसको एक्चुअली वहाँ के प्रिंस ने ना, जो किंग था उसने उसको एक जॉब दिया कि जो उसका है ना, गोल्डन का बना है कि नहीं बना है उसका जो हेड गियर था, है ना? तो ऑब्वियसली बात है कि गोल्ड का उस टाइम तो ऐसी कोई मशीनरीज नहीं थी ना, अल्ट्रासाउंड वगैरह, कि हम इम्प्योरिटीज वगैरह पता कर सकें, कि भाई उसको पता था कि भाई प्योर गोल्ड का है या नहीं है। तो उसी को आइडिया आया था कि भाई कैसे हम बता सकते हैं। वही बात टब में जब जा रहा था वो बात ले रहा था, तो देन ही गॉट द आइडिया, भाई जैसे वो गया तो थोड़ा सा लाइट फील हुआ उसे, और कुछ वाटर स्प्लैश होके बाहर निकली, है ना? तो उसने बोला जितना मैं यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ उतना वाटर ही बाहर डिस्प्लेस होता है। वहीं से उसे आइडिया मिला और उसने अचानक से रन करने लगा, बेसिकली आपका यूरेका यूरेका बोल, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड, है ना? दिस ऑल आर द स्टोरीज। मेन जो आपको पढ़ना है दैट इज योर आर्किमिडीज, है ना? तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, कि वी स्टार्ट विद द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? वी स्टार्ट विद द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना? कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जस्ट वही कि कोई देखो नया लॉ नहीं है, लाइक बहुत सारी चीजें आपने ग्रेजुएशन में भी जो पढ़ी, दैट वाज द बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ। तो ऐसे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कोई नया लॉ नहीं है, लेकिन चूंकि ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पहले की बात है सर, इसलिए हम इसको एज ए लॉ ट्रीट करते हैं। मैं न्यूटन्स लॉ के पहले का ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो इसलिए हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, एज ए आपका लॉ या प्रिंसिपल। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि मैंने, अब हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं पहली बार। अभी तक मैंने कहीं भी सिर्फ लिक्विड की बात की है कि लिक्विड में ही होगा। अब हम सॉलिड एंड लिक्विड की बात कर रहे हैं पहली बार, राइट? तो यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिंपल सा ये है कि व्हेन a solid body is submerged partially or completely, कोई बात नहीं, क्या करने है तुम्हें? नेट का भी इशू होगा ना। माइक म्यूट करो बेटा। inside a liquid, then due to pressure difference an upward force act, है ना, known as upthrust or buoyancy force, है ना? तो सिंपल से मैंने सॉलिड बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन लिक्विड एंड ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट या buoyancy फोर्स, एंड इट इज equal to weight of liquid displaced, weight of displaced liquid, है ना? And its point of application is center of buoyancy. Application is center of buoyancy. ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैंने ले दिया है। इस पूरे के पूरे टॉपिक का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो इसी के अंदर है ना, कि पूरा जो कंसेप्ट है वो इसी के अंदर है कि मैंने सॉलिड बॉडी इज सबमर्ज्ड पार्शियली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड देन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट known as the upthrust or buoyancy force,
and it is equal to weight of the displaced liquid and its point of application is center of buoyancy, है ना। तो जैसे सेंटर ऑफ मास में किसी बॉडी का मास एक्ट करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट एक्ट करता है, वैसे सेंटर ऑफ बुoyancy में क्या करता है, जैसे आपका जो अपथ्रस्ट या बुoyancy फोर्स, कि अपथ्रस्ट या बुoyancy फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बुoyancy। और सेंटर ऑफ बुoyancy कोई नई चीज नहीं है, दैट इज राइट सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, है ना। ये जो सेंटर ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका सेंटर ऑफ बुoyancy, है ना। तो पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी में है ना। इसी के ऊपर सारी चीजें हम बेसिकली आप इसको पढ़ोगे, है ना? तो यहाँ पे जस्ट मैं इसको अगर बोलूं तो ध्यान रखना, अभी तक मैं सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा था, अब मैं लिक्विड में सॉलिड सबमर्ज कर रहा हूँ पहली बार। इसके पहले कभी मैंने कोई सॉलिड चीजें इसमें सबमर्ज नहीं की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जस्ट आपका कोई टैंक ले लिया, ये आपका कोई टैंक है और इसमें मैंने लिक्विड फिल कर दिया, है ना। और इस लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड की डेंसिटी आप ले लो रो, है ना। यहाँ पे हमने रो डेंसिटी का यहाँ पे क्या ले लिया, जैसे कि आपका लिक्विड, और इसमें मैंने कोई इस तरह से सॉलिड सिलेंडर सबमर्ज किया है, मैंने कंप्लीटली ले लिया, वैसे पार्शली भी हो सकता है ना, कि सॉलिड सिलेंडर आपने यहाँ पे समझ कर दिया, दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर, ये आपका क्या है, बेसिकली आपका सॉलिड सिलेंडर, है ना। ऑफ डेंसिटी, सिलेंडर की डेंसिटी आप रो एस ले लो, ये सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी कितनी है, बेसिकली आपकी रो एस, कि जो भी आपने इसमें समझ किया उसकी डेंसिटी डिफरेंट है, रो एस में भी रो से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो जैसे आप उसको समर्ज करोगे ना, तो हम बोल रहे हैं इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट या बुoyancy, है ना, कि F भी इसमें एक्ट करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड या बुoyancy फोर्स। लेकिन आप ध्यान रखना, ये फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि ये किसकी वजह से एक्ट करेगा, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि कोई अलग नेचर का फोर्स नहीं है, बल्कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स एक्ट करेगा। क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो आपको पता है कि अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस सॉलिड का, तो आपको पता है इस लेवल पे अगर प्रेशर कोई P1 है ना, और इस लेवल पे अगर प्रेशर कोई P2 और इसकी हाइट में अगर H ले लूं, है ना, और ये जो सिलेंडर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर A ले लेता हूं, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, जैसे आपका कैपिटल A है, तो आपको पता है कि इस सिलेंडर के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगेगा, कि चारों तरफ से क्या लगेगा, जैसे कि आपको फोर्स लगेगा, साइड से भी लगेगा, लेकिन साइड वाले फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर इस तरफ से लगेंगे तो इस तरफ से लगेंगे, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसी को हम बोलेंगे P1 इनटू एरिया, और यहाँ पे एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसको हम बोलेंगे P2 इनटू एरिया। और हम जानते हैं कि डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता है, तो चूंकि P2 जो होगा वो P1 से ज्यादा होगा, है ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को तो हम बुoyancy फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं बुoyancy फोर्स लिखूं कंसेप्चुअली, तो बुoyancy फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, बल्कि ये जस्ट आपका हो जाएगा P2 माइनस P1, है ना, कि बुoyancy फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, P2 माइनस P1 इनटू एरिया। ये P2 माइनस P1 को आप एरिया से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, और P2 माइनस P1 हम निकाल सकते हैं कि भाई डेप्थ के साथ प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है रोजियस से, तो यहाँ पे जो P2 माइनस P1 है उसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ रोजियस इनटू एरिया, है ना। भाई जो P2 माइनस P1 का डिफरेंस है ये रोजियस के इक्वल तो होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पे फोर्स लगेगा कुछ, वो P1 में भी आएगा, वो P2 में भी आएगा, लेकिन जब डिफरेंस लेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। तो बुoyancy फोर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई मतलब नहीं होता है ना, वो तो प्रेशर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो जब P2 माइनस P1 करेंगे तो P0 का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
हेलो सर ओके सर ना ओके, मैं कैसे बीच में मीटिंग ऑफ हो गई थी। नहीं सर, अब आप ठीक है आपका? डिस्कनेक्ट हो गए। सर आप अब डिस्कनेक्ट अभी मैं आ रहा हूँ ना, अभी तो आ रहा हूँ ना। सर यस आप नहीं सर, दिख रहे हो यस सर। अच्छा, ठीक ठीक है। कितना से आपने छोड़ा था, कहाँ तक मैंने पढ़ाया था? सर एफ बी इक्वल टू रो जी एच बस। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने एफ बी इक्वल टू बताया था, मैं रिपीट करता हूँ, है ना। आई विल रिपीट इट। एक्चुअली बीच में पावर कट हो गया, मुझे पता नहीं चला, है ना। चल, अभी स्टार्ट करता हूँ दोबारा। ओके, है ना। तो जस्ट मैं यही बोल रहा था आपसे कि आई वाज जस्ट टेलिंग कि जब भी किसी सॉलिड बॉडी को इसमें आप सबमर्ज करोगे तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक फोर्स लगेगा, है ना। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या लगेगा, जैसे कि आपका एक फोर्स, इसी फोर्स को हम बाइसिक फोर्स बोलते हैं। तो ये P2A ऊपर लगेगा, P1A नीचे लगेगा, साइड से फोर्स लगेगा लेकिन वो कैंसिल होता है। एंड P2 की वैल्यू P1 से क्या होगी, जैसे कि आपकी ज्यादा होगी। तो P2 माइनस P1 इनटू एरिया को हम क्या बोलेंगे, बाइसिक फोर्स। और आपको पता है कि P2 और P1 का जो डिफरेंस होगा वो रोजियस के इक्वल ही तो होगा। डेप्थ के साथ प्रेशर रोजियस से बढ़ता है, और H इनटू एरिया जो होगा वो वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। और रो इनटू वॉल्यूम m आ जाएगा। और ये मास जो होगा सॉलिड का नहीं बल्कि लिक्विड का है। तो हम जस्ट ये बोलेंगे कि दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड। वही तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को सबमर्ज करेंगे तो इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, और वो अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। उसी को मैंने यहाँ पे शो किया है कि जब भी आप किसी सॉलिड को पार्शियली या कंप्लीटली सबमर्ज करेंगे तो इसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं। और बाइसिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी रो भी, है ना। इसमें रो जो होगा, दिस इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, हमेशा ध्यान रखना। सॉलिड की डेंसिटी अभी कहीं नहीं आएगी, ये क्या हो जाएगा, चलिए आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। वी जो वॉल्यूम है
दिस इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। भाई कितना इसने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जैसे इस केस में इसने पूरा डिस्प्लेस कर दिया, तो जो बॉडी का वॉल्यूम होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस वॉल्यूम हो जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा भी तो सकता है ये चीज पार्शली सबमर्ज्ड हो, है ना, पार्शली सबमर्ज्ड है तो डिस्प्लेस सिर्फ इतना हो जाएगा, है ना, इस वॉल्यूम है ना, किसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, है ना। भाई अभी तो बॉडी का कंप्लीट वॉल्यूम ही अंदर है तो पूरा का पूरा डिस्प्लेस, लेकिन पार्शली जब सबमर्ज्ड होगा तो जितना पोर्शन अंदर होगा उसी को हम डिस्प्लेस वॉल्यूम, तो रो वी जी, और जी की जगह पे वी कैन रिप्लेस इट बाय द जी फैक्टर। जी की जगह पे हम क्या लगा देंगे, जी इफेक्टिव इफ एक्सलेटेड फ्रेम। कभी भी अगर आपका एक्सलेटेड फ्रेम होगा तो जी की जगह पे हम क्या लगा देंगे, जी इफेक्ट। हाँ, अगर पूरा का पूरा टैंक अपवर्ड या डाउनवर्ड एक्सलेट हो रहा है तो हमेशा जी को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, जी इफेक्ट, है ना, स्टेशनरी तो यही सही है। अब एक कॉन्सेप्ट आया था सेंटर ऑफ बॉयंसी, हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहे थे कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर ऑफ बॉयंसी। वह इस पूरे प्रोसेस में सेंटर ऑफ बॉयंसी कहां पे होगा, इसी को हम सी भी बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है जो पोर्शन सबमर्ज्ड है उसका सेंटर। जैसे अगर पूरी बॉडी सबमर्ज्ड है तो बॉडी का सेंटर ही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, तो इसी को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ बॉयंसी। जो बॉयंसी फोर्स कहां एक्ट करता है, जो पोर्शन सबमर्ज्ड होता है उसके सेंटर पे। इस केस में सेंटर ऑफ बॉयंसी बॉडी का सेंटर नहीं है ना, बल्कि जो पोर्शन सबमर्ज्ड है उसका सेंटर जो होगा ये सेंटर ऑफ बॉयंसी। दिस इज सिंपली नोन एज ए सेंटर ऑफ बॉयंसी। बॉयंसी फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमेशा सेंटर ऑफ बॉयंसी, लाइक वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में करता है, वैसे बॉयंसी फोर्स जो पोर्शन सबमर्ज्ड रहता है उसके कहां पे एक्ट करता है, जैसे आपके सेंटर, है ना। और ये जो भी बॉयंसी फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी हम बॉयंसी फोर्स की बात कर रहे हैं, भाई P1 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P0 प्लस जो इसका हाइट की वजह से होगा, P2 में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, लेकिन P2 माइनस P1 लेंगे तो एक बॉयंसी फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सिंपल से हम बोल सकते हैं ये जो बॉयंसी फोर्स है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो होगा ये आपका इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे क्या रहेगा, जैसे कि आपका इंडिपेंडेंट, राइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका बेसिक्स ऑफ बॉयंसी फोर्स। अभी कहीं भी मैंने सॉलिड की डेंसिटी वर्ड कभी भी यूज नहीं किया है ना, कि आई हैव नॉट यूज्ड द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। रो सॉलिड की डेंसिटी नहीं, बल्कि रो जो होती है वो डेंसिटी होता है, क्या होती है, जैसे आपको लिखना है। और मैंने एक और चीज बताई कि या तो आप प्रेशर डिफरेंस बनाओगे डायग्राम या बॉयंसी फोर्स बनाओगे, दोनों एक साथ नहीं बना सकते, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बॉयंसी फोर्स आ रहा है। तो एक ही फोर्स को हम दो बार नहीं बना सकते, जैसे इसमें मैंने प्रेशर डिफरेंस बनाया है, उस डायग्राम में बॉयंसी फोर्स बनाया, दोनों एक ही चीज है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही बॉयंसी फोर्स आता है। क्या बात, तो ये जस्ट हमने बात किया। अब इसके बाद आता है हम एक वर्ड यूज करते हैं, कंडीशन फॉर फ्लोटिंग, है ना। भाई कंडीशन फॉर फ्लोटिंग क्या होगा, कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, जैसे एक वर्ड हम यूज करते हैं कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, वी कैन टॉक अबाउट द कंडीशन फॉर फ्लोटिंग। कि कोई भी बॉडी अगर फ्लोट कर रही है तो कंडीशन फॉर फ्लोटिंग सिंपल सही हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसके वेट को, है ना, कि हम सिंपल सा बोलेंगे वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, है ना, mg, इसको बॉयंसी फोर्स बैलेंस करेगी। अगर ये चीज यहाँ पे फ्लोट कर रही है तो उसका वेट नीचे लग रहा होगा, उसको बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर रहा होगा। तो कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग यही होता है कि कोई भी चीज फ्लोट अगर कर रही है तो उसके वेट को बॉयंसी फोर्स हमेशा क्या करेगा, बैलेंस, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने किसी बॉडी को
तो इस एक्सक्यूज तरह मी से मैंने सर वो कंडीशन क्या थी सर? मेरी कनेक्शन लॉस्ट हो गई आपके आवाज। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग इज वेट जो होगा उसको बाउंसी फोर्स बैलेंस करेगा, है ना, इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कंडीशन फॉर फ्लोटिंग का मतलब इक्विलिब्रियम हो। ओके सर। सर यहाँ जो भी मास बॉडी का ऑफ वेट बॉडी है या मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस? नहीं, मास ऑफ द बॉडी। भाई अभी मैंने यहाँ पे mg जो लिया है ना, ये वेट ऑफ द बॉडी, इसको लिक्विड से कोई मतलब नहीं। बाउंसी फोर्स लिक्विड के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो बॉडी का अपना मास है ना, उसका वेट नीचे लग रहा होगा। अगर ये फ्लोट कर रही है तो उसको बाउंसी फोर्स क्या करना होगा, बैलेंस करना, तभी तो बॉडी वहां पे फ्लोट करेगी, प्लस पे रहेगी। तो कंडीशन फॉर फ्लोटिंग का मतलब इक्विलिब्रियम होता है। तो हमेशा वेट ऑफ द बॉडी को बाउंसी फोर्स क्या करेगा, जैसे कि आपका बैलेंस। तो देखो 3 केस हो सकते हैं। किसी बॉडी को अगर मैं सबमर्ज करता हूँ, है ना, इस तरह से कोई टैंक है, इस टैंक में मैंने कोई बॉडी सबमर्ज कर दी, इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, जैसे कि आपका सबमर्ज कर दिया, ऐसा है ना। तो अब इस वक्त इसके ऊपर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो इसके ऊपर वेट लग जाएगा बॉडी का, है ना, ये बॉडी का वेट है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको वेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में आप यहाँ पे ml लगा लो, ज्यादा सही रहेगा। ml का मतलब हो जाएगा लिक्विड जो डिस्प्लेस कर रहा है उसका वेट, वो तो पॉइंट से फोर्स में आता है। ये बॉडी का वेट अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर पॉइंट से फोर्स लग जाएगा। तो अगर ये mg इक्वल टू buoyancy फोर्स हो जाए, है ना, तो बॉडी फ्लोट करेगी। वह इसी पोर्शन में बॉडी रहेगी जहां पे हम छोड़ेंगे, हाथ हटाएंगे वहीं करेंगे। वेट और buoyancy फोर्स अगर इक्वल हो जाए तो जैसे मैं यहाँ से हाथ हटाऊंगा कि बॉडी वहीं करेगी। और ऐसा तभी होगा जब दोनों की डेंसिटी सेम हो। जो लिक्विड की डेंसिटी होगी वही इसकी डेंसिटी होनी चाहिए सॉलिड, क्योंकि आप डेंसिटी के टर्म्स में जब लिखोगे आप, तो मास ऑफ द बॉडी जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू वॉल्यूम इनटू जी, और buoyancy फोर्स में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आ जाएगी इनटू वॉल्यूम इनटू जी। इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी हम रो एस लेंगे, है ना। तो जब बॉडी का मास लेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम होगा, तो यहाँ से Vg कैंसिल हो गया, ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। तो ऐसा तभी होगा जब डेंसिटी ऑफ द सॉलिड जो होगा वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के इक्वल। तो जब भी कोई डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड के इक्वल होता है तो बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर फ्लोट करती है। बॉडी कंप्लीटली सबमर्ज्ड होकर क्या करती है, उसे आपके फ्लोट। इसी केस में अगर मैं ऐसा बोलूं आपसे कि सेम केस में थोड़ा सा हम डेंसिटी चेंज कर देते हैं, अगर मैं जस्ट आपसे ऐसा बोलता हूँ कि ये सारी चीजें ऐसे, और इसमें आपने इस तरह से कोई लिक्विड फिल किया और सॉलिड फिल कर सॉलिड लगा दिया, और इस केस में आपका ये केस है कि सॉलिड की डेंसिटी जो होगी वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, सर तो सबमर्ज हो जाएगा। हाँ, ये फिर सिंक कर जाएगा। इस केस में तो फ्लोट करेगा, इस केस में बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक, है ना। अगर सॉलिड से लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, मींस वेट ऑफ द सॉलिड जो होगा ये buoyancy फोर्स से ज्यादा होगा, मतलब बॉडी फिर कहीं बीच में नहीं रहेगी बल्कि ये ग्राउंड पे रहेगी, यहाँ पे सिंक कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी, इसलिए आपकी इस केस में सिंक, है ना। तो सिंपल सा दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल होगी तो जहां पे हम छोड़ेंगे वहीं पे फ्लोट करते हैं। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी, सिंक, है ना। इसका अल्टर हो सकता है लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो, है ना, हो सकता है जैसे कि आपकी इसकी डेंसिटी ज्यादा हो, बेसिकली आपकी लिक्विड की, है ना। भाई थर्ड केस में ऐसा हो जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी सपोज ज्यादा है ना, इस केस में होता है सॉलिड की डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो अगर ऐसा होगा तो buoyancy फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी दिस विल बी ग्रेटर देन वेट, और buoyancy फोर्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वेट होगी तो मान लो आप इसके अंदर छोड़ोगे भी तो यहाँ थोड़ी रहेगा, इट विल मूव अपवर्ड, है ना। किस तरह मूव करेगा, जैसे कि आपका अपवर्ड, जैसे उसमें तो आपने छोड़ा बीच में तो वहीं रह गया, इस केस में छोड़ेंगे बीच में तो सिंक रहेगा, इसमें ऊपर जाएगा तो buoyancy फोर्स ज्यादा है, और जैसे ऊपर जाएगा ये लिक्विड से बाहर निकलेगा, और जब लिक्विड से बाहर निकलेगा तो buoyancy फोर्स की वैल्यू कम होगी ना। लिक्विड से जैसे ही बाहर निकलेगा तो buoyancy फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे कि आपकी कम होगी, है ना, क्योंकि वेट buoyancy फोर्स ज्यादा था वेट से, जैसे बाहर निकलेगा buoyancy फोर्स की वैल्यू कम, और जैसे आ जाएगी कि buoyancy फोर्स अगेन वेट के इक्वल हो जाएगा तो फिर से फ्लोट करने लगेगा। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा कि बॉडी फ्लोट राइट ऑन सरफेस
on surface with partially submerged position। बॉडी पार्शली सबमर्ज्ड पोजीशन में फ्लोट करने लगी, लेकिन वो आपको पता है वेट तो इसमें चेंज हुआ नहीं। हाँ, बॉयंसी फोर्स जो था पहले पूरे सबमर्ज में बॉयंसी फोर्स ज्यादा था, जब पार्शली सबमर्ज होगा तो बॉयंसी फोर्स कम होके एफबी डैश हो जाएगा, है ना। तो अगर ये वेट की वैल्यू आप इसके को बताएगी रिड्यूस वैल्यू ऑफ बॉयंसी एफबी डैश की, पूरा सबमर्ज था तो एफबी तक ज्यादा था तो ये ऊपर जाने लगा, और जैसे जैसे बाहर निकलेगा बॉयंसी फोर्स कम होगी तो डिस्प्लेस वॉल्यूम कम होगा, तो एक स्टेज पे बॉयंसी फोर्स हो जाएगा कि वो वेट को फिर से बैलेंस करे। तो इस केस में भी वेट इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। वही चीज है कि किसी भी चीज को जब आप लिक्विड में डालते हो तो तीन केस हो सकते हैं, जैसे आपने लिक्विड के अंदर डाला वही रह गया, तो मतलब दोनों लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी ये सिंक कर जाएगा, तो मतलब सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड की कम, ये ऊपर जाके पार्शली सबमर्ज होके फ्लोट करने, मतलब सॉलिड की डेंसिटी जो है वो लिक्विड की डेंसिटी से क्या है कम, लाइक आइस, है ना। कि आइस की अगर हम बात करें, हमेशा कोई भी इस तरह से वाटर बॉडी है इसमें आइस हमेशा पार्शली सबमर्ज रहती है, आइस इस तरह से फ्लोट करती है, इसका बहुत सारा पोर्शन लिक्विड के बाहर होता है, अंदर होता है, कम पोर्शन लिक्विड के बाहर, है ना, क्योंकि आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है, आइस की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये 0.9 है ना। आइस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जैसे कि आपकी 0.9, तो मींस अगेन अगर ये फ्लोट कर रहा है तो हम लिखेंगे वेट ऑफ द आइस जो होगा वो एफबी डैश के इक्वल है ना, कि भाई ये बाहर निकल गया कुछ पोर्शन और वेट और एफबी डैश क्या हो गया, बैलेंस हो। अब मैं आइस का वेट लिखूंगा, तो रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.9 है तो डेंसिटी हो जाएगी 0.9 इंटू 10⁻³ इंटू वॉल्यूम पूरे आइस का इंटू जी, है ना। भाई डेंसिटी ऑफ द आइस ले लिया हमने, वॉल्यूम पूरे आइसबर्ग का या आइस का, और जी आ गया, और एफबी डैश से लेंगे, एफबी डैश लेंगे तो लिक्विड डैश लेंगे, वो तो वाटर है, यहाँ पे आपने वाटर लिया हुआ है। अब वॉल्यूम ध्यान रखना, वॉल्यूम आप पूरा थोड़ी लोगे, आप वॉल्यूम तो लोगे जो पोर्शन अंदर है, सबमर्ज्ड वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम सबमर्ज्ड आपका वी डैश हो जाएगा इंटू जी, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे कि जी जी कैंसिल, यहाँ से 10⁻³ कैंसिल, यहाँ से वी डैश की वैल्यू जो होगी ना वो 0.9 ऑफ वी, है ना। मतलब जब भी कोई आइस वाटर में सबमर्ज करती है, फ्लोट करती है, तो उसका 90% वॉल्यूम अंदर होता है, 0.9 टोटल वॉल्यूम अगर वी है तो 90% वॉल्यूम इसके अंदर, सिर्फ 10% बाहर, है ना। रिलेटिव डेंसिटी से ये भी थोड़ा सा आइडिया निकलता है कि किसी भी रिलेटिव डेंसिटी अगर 0.9 है तो 90% लिक्विड के अंदर होगा, 10% बाहर होगा। अगर 0.5 होती तो 50% अंदर होता, 50% बाहर। तो रिलेटिव डेंसिटी से कितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है बाहर होगा उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। वैसे ये चीज ज्यादा अच्छी है, हमेशा वेट को किससे बैलेंस कर दोगे, ये इतना से इसलिए तो हम वर्ड यूज करते हैं। अच्छा मैं भी शो करता हूँ, वेट फॉर सम टाइम्स, मैं भी शो करता हूँ। आप लिख लो, मैं भी शो करता हूँ, थोड़ा मैं चैट देख लूँ आपके। भव्या जरूरी नहीं है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड करे, फॉर स्मॉल बॉडी इट इज ट्रू, लार्ज बॉडी में जी वेरी होगा ना, वो ट्रू नहीं होता है। फॉर स्मॉलर बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास इज द सेम। रिया मैं भी बता रहा हूँ किसका वॉल्यूम है। सर जैसे फर्स्ट केस है उसमें कितनी हाइट पे जाके मतलब वो फ्लोट करना चलेगा? नहीं कहीं भी कर सकता है, कोई जरूरी नहीं, अंदर जहां रखोगे वहीं रह जाए। अगर थोड़ा भी यहाँ भी रख दोगे ऐसे पूरा समझ कर जस्ट सरफेस पे यहाँ ही फ्लोट समझ हो जाएगा। अगर आप ऊपर छोड़ोगे भी ना तो ये पूरा समझ होके फ्लोट, जहां रखेंगे वहीं रह जाएगा, हाइट से कोई फर्स्ट केस में।
जस्ट सरफेस के अंदर होना चाहिए। अगर डेंसिटी इक्वल है तो बॉडी को अगर हम ऊपर छोड़ेंगे भी तो सरफेस के अंदर, और जैसे सरफेस के अंदर आएगी वहीं फ्लोट कर, है ना। इसमें ध्यान रखना V जो वॉल्यूम है ना वो पूरे आइस का है। V इज द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट वॉल्यूम, कंप्लीट वॉल्यूम, है ना। कंप्लीट वॉल्यूम मतलब ये पूरा वॉल्यूम, पूरे आइस का वॉल्यूम। और V डैश जो है वॉल्यूम ऑफ द सबमर्ज्ड पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, है ना। सबमर्ज्ड मतलब जो मैंने इस तरह से डैश, इस ऊपर वाले को छोड़ के जो सरफेस से, ये अगर सरफेस है तो सरफेस से बाहर 10% है, 90% अंदर। तो पूरा वॉल्यूम अगर V है तो जो अंदर में है वो V डैश, तो V डैश की वैल्यू बॉयंसी फोर्स में आ जाएगी। जब उसका वेट लेंगे तो पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि बॉयंसी फोर्स तो डिस्प्लेस वॉल्यूम का ऊपर डिपेंड है ना। ये consequence है ना। तो अभी देखना कि स्टार्टिंग में जो है ना इसमें न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो कंडीशन फॉर फ्लोटिंग पे ही होते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस आएंगे पार्शियली या कंप्लीटली कंडीशन फॉर फ्लोटिंग में, कि भाई कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो उसके वेट को बॉयंसी फोर्स बैलेंस, है ना। ये एक मेन चीज है, उसके वेट को बॉयंसी फोर्स क्या कर रहा होगा, बैलेंस कर, है ना, चाहे वो पार्शियली हो चाहे कंप्लीट। तो मोस्टली क्वेश्चंस इसके कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग पे, वन बाय वन आई विल गिव फ्यू न्यूमेरिकल्स, तो उसको थोड़ा सा अटेंड करो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। वन बाय वन आई विल गिव द क्वेश्चंस, तो उससे आपको धीरे धीरे सारी चीजें, हाँ यू कैन फर्स्ट गो दिस क्वेश्चन। इसलिए अपन कर सकते हैं। लेंथ एल है आपका, कैपिटल एल लेंथ है, L/4 जो है वो नीचे वाले लिक्विड में है, है ना। L 1/4 लेंथ उसके अंदर है, 3L/4 ऊपर में हो। तो इसने बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या हो, सॉलिड बॉडी की डेंसिटी क्या हो, ये पूछा है।
अगर फ्लोट कर रहा है तो वेट कॉन्स्टेंट फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल। क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन इतना ज्यादा इसका सोल्यूशन का नहीं। रमेश सही है आपका आंसर। अच्छा एच क्या है इसमें, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ना मिसिंग है वो। मैं डायग्राम शो कर देता हूँ फिगर यहाँ पे, विल गेट करेक्ट आंसर। एक्चुअली मैं एच इसकी जो हाइट है टैंक, पूरा हाइट जो है वो टैंक की एच। हाँ ये डायग्राम है कि भाई इस लिक्विड में L/4 है, इसमें 3L/4 और इसका प्रोसेस एरिया इसने A/5 दिया। वैसे उसकी जरूरत नहीं आती, इसने A/5 दी। अगर ये फ्लोट कर रहा है तो डेंसिटी क्या होगा? हाँ रिया गुप्ता, योर आंसर इज करेक्ट एंड कनिष्क योर आंसर इज करेक्ट, प्रियांशु योर आंसर इज करेक्ट, आयशी योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, काफी लोगों का आंसर सही है। आई जस्ट एक्सप्लेन, है ना दिस क्वेश्चन, है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कुछ नहीं है इसमें, भाई अगर ये फ्लोट कर रहा है तो उसके वेट को buoyancy फोर्स बैलेंस कर, तो पहले तो हम कंडीशन ही लिख देंगे कि वेट विल बी इक्वल टू द buoyancy फोर्स, और उसके बाद हम दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे, है ना। तो भाई जब buoyancy फोर्स मैं यूज कर रहा हूँ तो प्रेशर की मैं बात ही नहीं करूंगा, प्रेशर डिफरेंस केस तो buoyancy फोर्स होता है। तो वेट मैं पूरे सिलेंडर का लूंगा, तो सिलेंडर का जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर इसने बोला है कैपिटल बी है, इनटू पूरे वॉल्यूम सिलेंडर का हो जाएगा A/5 इसका क्रॉस एरिया है इनटू L लेंथ, है ना। इसने बोला है कि इसका क्रॉस एरिया A/5, उसी को ले लेते हैं, वैसे फर्क नहीं पड़ता उससे, इनटू जी, ये तो इसका वेट हो गया, और डेंसिटी इसकी कैपिटल डी इसने बोला हुआ है तो उसके लिए buoyancy फोर्स। अब एक्चुअली क्या है ना, दो अलग-अलग लिक्विड में सबमर्ज, तो buoyancy फोर्स अलग-अलग डेंसिटी से निकालना। तो पहले मैं डेंसर लिक्विड की बात करता हूँ जो नीचे है, तो 2D इसका डेंसिटी है, वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड इसके अंदर है वो सिर्फ इतना पोर्शन है ना, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 2D इंटू A/5 इंटू L/4 इंटू जी। लेकिन ये तो buoyancy फोर्स डेंसर लिक्विड में है, अपवर्ड में भी तो buoyancy फोर्स लग रहा है, तो उसमें अगर buoyancy फोर्स लेंगे तो D ले लेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A/5 ही है, अब 3L/4 उसमें आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा इसलिए आपका 3L/4 इंटू जी आ गया, है ना। इसमें क्या गया इसलिए आपका 3L/4 था। अब इससे आप सॉल्व कर लो, तो यहाँ से जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं सारे के सारे कैंसिल कर दो आप,
A/5 L और G तो हर जगह से कैंसिल हो गया, है ना। और यहां से कैपिटल डी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल डी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से कितना हो जाएगा, है ना। देखो आप कितना रखता है, तो कैपिटल डी की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल डी के टर्म्स में 5/4 मींस ये ऑप्शन में, है ना। ये ऑप्शन क्या होगा वैसे कि आपका सही हो जाएगा। दोनों का अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड है ना, तो दोनों की बॉयंसी फोर्स अलग अलग कैलकुलेट कर लो, दोनों की बॉयंसी फोर्स हम अलग अलग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट, और वेट और बॉयंसी फोर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर, तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, ओके, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। वाटर में सबमर्ज्ड है ये, अभी मैं शो करूंगा उसको, मैं रब नहीं करूंगा, सर बोलो। सर आप क्लास रिकॉर्ड कर रहे हो? मेरा हाँ आज कर रहा हूँ, प्रॉब्लम हुई थी। कोई नहीं, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो ओके रही है class record। यस Find the submerged height of the cone, वो कोन की रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है 27/64, सॉलिड कोन है और वाटर में सबमर्ज्ड है, कोन की 27/64, टोटल हाइट 11 1 लीटर या 11 बताई हुई है सर? कैपिटल एच, कैपिटल एच, कैपिटल एच, टोटल हाइट इज कैपिटल एच। मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, अपनी हाइट ठीक से निकला, क्वेश्चन 2 का डायग्राम बना। कैपिटल एच है, हाँ अभी बोर्ड में कर रहा हूँ, दिस द डायग्राम, solid cone of relative density 27/64 of height capital H, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी इनसाइड द वाटर। Bhavya, your answer is correct.
So mic mute. ओके, है ना आपका आंसर, जो विवेक का आंसर सही है ना। सक्षम आपका प्रीवियस का आंसर सही था, रमेश का आंसर सही है, अदिति एक जीरो का एरर आ रहा है, सुहाना का आंसर सही है ना। अदिति एक जीरो का ज्यादा ला रहे हो आप, थोड़ा सा उसको थोड़ा ध्यान दो। भाई इसका जाएगा, पास होगा क्या? मल्टीप्लाई कर, तो इसका रेडियस आप अज्यूम कर लो, कोन के बेस की स्क्वायर है, ये पूरे कोन का लेंगे वॉल्यूम, हाइट h है, रेडियस आपने कैपिटल अज्यूम की इनटू g, ये तो इसका वेट आ गया। जब बॉयंसी फोर्स लेते हैं हम, ध्यान रखना बॉयंसी फोर्स होता है रो vg, रो लिक्विड का डेंसिटी होगा, v डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा, g तो एज यूजुअल वैसे ही होगा। तो लिक्विड का डेंसिटी आपका वाटर है, तो लिक्विड की डेंसिटी आप ले लोगे 10.3, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा सिर्फ इतना पोर्शन डिस्प्लेस है ना, सिर्फ इतने पोर्शन का वॉल्यूम है, तो आप इस छोटे कोन का रेडियस स्मॉलर ले लो, और ये स्मॉलेस्ट आपको निकालना, तो डिस्प्लेस वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इनटू स्मॉलर स्क्वायर इनटू h, डिस्प्लेस वॉल्यूम इनटू g, है ना। तो यहां से एक इक्वेशन आ गई कि वेट और बॉयंसी फोर्स क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो बहुत सारी चीज तो यहां पे कैंसिल हो जाएंगी, लाइक आपका ये कैंसिल हो गया, 1/3 पाई भी कैंसिल हो गया, g भी कैंसिल हो गया। आगे स्मॉलर और कैपिटल में रिलेशन चाहिए आपको, ये तो आएगा, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा लेंगे, ऐसे लिख तो सकते हैं, स्मॉलर बाय कैपिटल R विल बी इक्वल टू स्मॉल h बाय कैपिटल h, हां स्मॉलर बाय कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल h बाय कैपिटल h हो जाएगा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। यहां से स्मॉलर की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल h बाय कैपिटल h इनटू कैपिटल R, इसको आप यहां पे करिए, तो स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी, तो स्मॉल h की जो वैल्यू आएगी ना वो आपका 3/4 है, दिस इज द 3/4, दिस इज द करेक्ट, हां इसकी जो सबमर्ज्ड हाइट होगी वो 3/4 कैपिटल h, इस तरह से निकालेंगे। तो एकदम सिंपल सी चीज होती है, वेट को बॉयंसी फोर्स से आपको क्या करना है, बैलेंस करना। वो इक्विलिब्रियम है,